Assalamu alaikum. My next topic from the neonatology pediatrics is about the neonatal resuscitation. अब ये जो neonatology का टॉपिक है ना, चैप्टर है, इसमें 3 टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें neonatal resuscitation है और जॉन्डिस वाला है एक, और neonatal sepsis है। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं सेकंड प्रायोरिटी में, वो हमारे हैं neonatal sepsis, neonatal सीजर्स, और जो है ना मैक्रोसोमिया, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स। और बाकी सारे टॉपिक्स जो है ना वो थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड प्रायोरिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दीज फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स: न्यूनेटल रिससिटेशन, न्यूनेटल सेप्सिस एंड जॉन्डिस। तो न्यूनेटल रिससिटेशन, जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसकी हमने किस तरह से रिससिटेशन करनी होती है उसको हमने इसमें देखना है। तो इसकी मैं एंड पे आपको समरी जो है वो दिखा दूँगी, जो कि आपने पेपर में ड्रॉ करनी है। पहले हम इसको बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो अब न्यूनेटल रिससिटेशन जो है उससे क्या होता है कि बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो जो वहाँ पे हमने देखा था कि फीटल सर्कुलेशन जो है वो न्यूनेट में चेंज हो जाती है, फोरामेन ओवल बंद हो जाता है और डक्टस आर्टियोसिस जो है वो बंद हो जाता है, और वो जो सर्कुलेटरी चेंजेस आ रही होती हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस आ रही होती हैं बच्चे के अंदर, तो हमने उसके अंदर उसकी कैसे हेल्प करनी है कि वो उस रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांजिशन कर सके इफ़ेक्टिवली और रैपिडली। ठीक है? तो वो कहते हैं कि एवरेज जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं वो 6 सेकंड्स के बाद जो है ना गैस्प करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो है वो 20 सेकंड्स तक के बाद करते हैं। मतलब होता क्या है कि जब वो मदर के अंदर होते हैं तो उनके अंदर मदर से ऑक्सीजन आ रही होती है, और उनके लंग्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते। उनके लंग्स में, मतलब लंग्स उस वक्त कोई ऑक्सीजनेशन वाला काम नहीं कर रहे होते हैं, यू नो दैट। और पल्मोनरी वेजल्स के अंदर भी कोई ब्लड है सच नहीं होता, वहाँ पे रेजिस्टेंस, पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ जाती है, जिसकी वजह से वो लंग्स में एंटर करती है। लंग्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो कम हो जाती है। उनकी पल्मोनरी वेज़ोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से जो है उसका फोरामेन ओवेल बंद होता है, और उसी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की कमी की वजह से जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो बंद होता है। ये हमने बात कर चुके हैं, हम ये फीटल सर्कुलेशन जब CVS में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं, तो इस दौरान जो है बच्चे ने जो एक एफ़र्ट करनी होती है, उसमें हमने उसको देखना होता है, उसकी हेल्प करनी होती है। ठीक है? तो उसकी हमने हेल्प करनी होती है कि वो इसमें इफ़ेक्टिवली इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। उसके लंग्स जो है एयर के साथ जो भर रहे हैं, उनमें उसकी हेल्प की जा सके। ठीक है? तो वो कहते हैं कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो खुद ब खुद सांस लेना शुरू कर देते हैं। 30 to 90 सेकंड्स का एक वक्त होता है, उसमें लंग्स एक्सपैंड करते हैं, उनके अंदर वही पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, फोरामेन ओवल बंद होता है, डक्टस आर्टरियोसिस बंद होता है, और वो जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही होती है फोरामेन ओवल के थ्रू या डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। हमने बात कर ली है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इसको नहीं कर पाते ना, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ बच्चे एस्फिक्सिएटेड हो जाते हैं, उनको एज सच जो है वो यूट्रो मतलब इन यूट्रो मतलब यूट्रस के अंदर या डिलीवरी के वक्त क्या हुआ कि वो डिलीवरी प्रोलॉन्ग हो गई, प्रोलॉन्ग लेबर हो गई, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई, एस्फिक्सिया फेस करना पड़ गया। डिलीवरी के वक्त हमने उसके साथ जो है वो बहुत बुरी हरकतें की है, लाइक उसके साथ हमने फोर्सेप डिलीवरी करना शुरू की, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना शुरू कर दी है, तो वो बच्चा उस उस वक्त को नहीं कोप अप कर पा रहा। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूनेटल ये जो ट्रांजिशंस हो रही होती हैं रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन वाली, जो मैंने आपको बताई हैं, ये उसको नहीं हो पाती उसकी सही तरह से, और फिर बच्चा एस्फिक्सिया में जाता है। बच्चे को चाहिए होती है इस दौरान रिससिटेशन। अगर हमने वो रिससिटेशन उसको प्रोवाइड ना की तो बच्चा गया, और अगर हमने उसको प्रोवाइड कर दी तो उसकी जान बच गई। ठीक है? तो यहाँ पे आपने बच्चे की जान बचानी है, उसको रिससिटेशन दे के, अगर उसको ज़रूरत है तो। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि हमने उसको कैसे देखना है। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहानी ये थी कि उसकी प्रोलॉन्ग लेबर हो गई बच्चे की। ठीक है? मदर एग्ज़ॉस्ट हो गई है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। ठीक है? उस दौरान बच्चे को क्या फ़ेस करना पड़ा? हाइपोक्सिया।
उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, जब उसको हाइपोक्सिया फेस करना पड़ता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि इनिशियल पीरियड ऑफ रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू करता है कि किसी तरह मेरे अंदर ऑक्सीजन आ जाए। लेकिन जब वो एस्फिक्सिया कंटिन्यू रहेगा, उसको ऑक्सीजन फिर भी नहीं मिलेगी डिस्पाइट रैपिड ब्रीदिंग, उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कर के थक जाएंगी, उसका हार्ट रेट फॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जो बच्चा, जब उसका हार्ट रेट फॉल हो गया, उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कर के थक गई हैं, अब जो वो बच्चा है वो एक फेज़ में चला जाएगा जिसको कहते हैं एपनिया। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी एपनिया। अब ये जो प्राइमरी एपनिया वाला पीरियड होता है ना, ये क्रिटिकल होता है। इसमें होता है आड़ या पार, बच्चा गया या हमने अगर इस दौरान उसको ऑक्सीजन दे दी, उसकी स्टिमुलेशन इस पीरियड में कर दी तो बच्चा बच सकता है। प्राइमरी एपनिया में बच्चा बच सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो स्टेट आएगी सेकेंडरी एपनिया की, उसमें ज़्यादा ख़तरे की बात है। कैसे? अब प्राइमरी एपनिया में हमने ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन की, जो हम आगे देखेंगे कैसे करनी है, उससे उसकी बच्चे की रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम ये प्राइमरी एपनिया में उसको रिससिटेशन प्रोवाइड नहीं करते, ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करते, उसका एस्फिक्सिया बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से उसकी जो रेस्पिरेशन थी वो डीप होना शुरू हो जाएगी, हार्ट रेट उसका कम होना शुरू हो जाएगा, बीपी उसका फॉल करना शुरू कर देगा, रेस्पिरेशन उसकी वीक होना शुरू हो जाएगी, इरेगुलर होना शुरू हो जाएगी। तो अब जब वो बढ़ता जाएगा ये सारा कुछ, तो एक बच्चा जो है, जो प्राइमरी एपनिया के स्टेज पे था, अब वो सेकेंडरी एपनिया में चला गया। ठीक है, अब जो प्राइमरी एपनिया था उसमें हम ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन से बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन हमने नहीं बचाया, हमें पता ही नहीं चला। बच्चा चला गया किस में? सेकेंडरी एपनिया में। सेकेंडरी एपनिया में ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन जो है वो अकेली काम नहीं पड़ेगी, इसमें बच्चे को वेंटिलेशन देनी पड़ेगी, पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, और इसमें डैमेज टू ब्रेन का ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो हमने, अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा प्राइमरी एपनिया में है या सेकेंडरी एपनिया में? तो कहते हैं हम क्लिनिकली नहीं बता सकते कि बच्चा जो है प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है। तो हम हमेशा जो है ना उसको सेकेंडरी एपनिया सोच के ही रिससिटेशन जो है ना इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है, और रोने से उसका जो लंग्स वगैरह काम करना शुरू करते हैं, वो स्टेबल होता है। तो अगर वो नहीं रो रहा और हमें लग रहा है कि ये जो है एपगार स्कोर भी हम करते हैं, हमें नॉर्मल नहीं मिलता, उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, उसकी पल्स, उसका हार्ट रेट हमें चेक करना होता है, मतलब इन सब से बीपी, हार्ट रेट और उसकी जो है वो रेस्पिरेशन मूवमेंट्स, इन सब से हमें पता चलता है बच्चा एपनिया के अंदर है। और प्राइमरी एपनिया में ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन से बच्चा बच सकता है, सेकेंडरी एपनिया में बच्चा वेंटिलेशन से बच सकता है। ये सारा हम पे है कि हम बच्चे को बचाते हैं या मरने देते हैं, क्योंकि एस्फिक्सिया होता जाएगा, हार्ट रेट ड्रॉप करता जाएगा, बीपी ड्रॉप करता जाएगा और अल्टीमेटली बच्चे की डेथ होगी। तो इस दौरान हमने बच्चे की रिससिटेशन करनी है। तो अभी समझ आई कि न्यूनेटल रिससिटेशन में नॉर्मल बच्चा कैसे बाहर आ रहा था, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांजिशन हो रही थी, फॉर्म एनुअल बंद हो रहा था, डक्टस आर्टियोसिस बंद हो रहा था। लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर जो है वो नहीं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिली, उसको एपनिया, प्राइमरी एपनिया, सेकेंडरी एपनिया, उस दौरान हमने न्यूनेटल रिससिटेशन क्या करनी है। तो अब हमने थोड़ा सा ब्रीफली देख लिया कि ये चीज़ चल रही है और हमने अब उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रिपरेशन फॉर रिससिटेशन। ठीक है, दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं। सबसे पहले कि हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए, हमने बच्चे को रिससिटेशन देनी है या नहीं देनी। हर बच्चे को तो रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली जो एस्फिक्सिएटेड होंगे, जिनको ज़रूरत होगी उनको देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी बच्चे को रिससिटेशन देनी है जब वो बच्चा पैदा होगा? तो वो हमें रिस्क फैक्टर से पता चलेगा। हमारे पास उसकी सारी जो है एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम हिस्ट्री होगी मदर की, रिस्क फैक्टर्स का हमें पता होगा। तो वो हमने रिस्क फैक्टर्स लिख लेने हैं कि ये रिस्क फैक्टर थे, ये बच्चा जब पैदा होगा तो ये इसको रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से आपको पता होगा जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती थी उसमें हम
क्या करते थे कि अपने पास रखते थे, पहले पहले ही डिलीवरी से पहले ही हम अपने पास न्यूनेटोलॉजिस्ट रखते थे, पीडियाट्रिशियन रखते थे, रिससिटेशन वाला न्यूनेटोलॉजिस्ट रखते थे कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा पैदा होता है, उसको रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ पहले से हों। तो वो तभी होंगी ना जब हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होगा। तो रिस्क फैक्टर सबसे पहले आपने देखने हैं कि बच्चे में है या नहीं। फिर रिस्क फैक्टर्स के बाद आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। आपके पास वो सारी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए जो कि रिससिटेशन के टाइम पे चाहिए होती हैं। वो लोग होने चाहिए जो रिससिटेशन में बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर ही आप करोगे। तो पहले रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए और सारी जो है वो इक्विपमेंट्स और वो लोग होने चाहिए जिन्होंने रिससिटेशन करनी है। ठीक है। प्रेपरेशन में वो आपको बताते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास हेल्पर होना चाहिए, आपके पास डिलीवरी का एरिया होना चाहिए, आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हो जाए। ठीक है। तो ये रिससिटेशन विद एम्बू बैग दिखाई हुई है जो बच्चे को दी जा रही है। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वो टेबल होना चाहिए जिस पे बच्चे को रिससिटेशन देनी है, उसके सारा ऑपरेटर्स होना चाहिए सक्शन वाला, एम्बू बैग होना चाहिए, फेस मास्क होने चाहिए, ओरल एयरवेज होने चाहिए, ईटीटी ट्यूब्स होनी चाहिए और इसके अलावा सीजर्स, ग्लव्स होने चाहिए, 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स होने चाहिए, एक बच्चे को ड्राई करने के लिए और एक बच्चे को ड्राई करने के बाद कवर करने के लिए। कैप होनी चाहिए टू कवर द बेबीज़ हेड, एक क्लॉक और स्टॉप वॉच होनी चाहिए टू कैलकुलेट द पल्स। ओके। उसके बाद कौन सी दवाइयाँ चाहिए हमें, एपिनेफ्रीन चाहिए, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज वाटर, स्टीराइल वाटर और इसके अलावा हमारे पास वार्मर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होनी चाहिए, एडहेसिव टेप होनी चाहिए, सिरेंजेस होनी चाहिए, नीडल्स होनी चाहिए, अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटराइजेशन ट्रे होनी चाहिए, अम्बिलिकल कैथेटर होना चाहिए, फीडिंग ट्यूब्स होनी चाहिए और स्पिरिट स्पॉन्जेस होनी चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने पहले से तैयार करके रखनी है जब बच्चा जो है वो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट एंड यू हैव टू रिससिटेट। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर हमने करनी है स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जो है टॉपिक शुरू होता है कि आपने रिससिटेशन जो है वो कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर्स का आपको पता चल गया, आपके पास सारे वो लोग हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं जिन्होंने रिससिटेशन करनी है। अब उन लोगों ने जो करनी है वो सारे स्टेप्स आ गए हैं। स्टेप्स क्या हैं कि व्हाट एक्शन टू टेक एंड देन टेकिंग एक्शन। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और फिर वो चीज़ करनी है जो आपको पता है कि मैंने करनी है। ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। इवैल्यूएशन आपकी जो है ना इन 3 चीज़ों की होनी चाहिए। इसमें एप्गार स्कोर बहुत अच्छा होता है कि आप एप्गार स्कोर कर लेते हो। एप्गार स्कोर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये 3 चीज़ें, बच्चा बाहर आया है, आपने देखनी है, उसका कलर नोट करना है कि वो पिंक है, वो कहीं से ब्लू तो नहीं हुआ, उसको साइनोसिस तो नहीं है। साइनोसिस से आपको पता चलेगा कि इसको ऑक्सीजन जो है ना बॉडी को नहीं जा रही। ठीक है। आपने उसकी रेस्पिरेशन देखनी है किस तरह से, आपने उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखनी है कि दोनों साइड्स पे इक्वल है, आपने उसकी पल्स देखनी है, हार्ट रेट को कैलकुलेट करना है। इन 3 चीज़ों से आपको पता चलेगा कि बेबी जो है वो ठीक है या उसके अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। उसके बाद आपने एबीसीज ऑफ रिससिटेशन करनी है। एबीसीज ऑफ रिससिटेशन जो है वो आपको पता है कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन जो है उसको आपने जो है वो स्टेप्स को शुरू करना है। एबीसीज़ में अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने एबीसीज़ से पहले जो एक चीज़ करनी है, बच्चे को वार्म रखना है। बच्चा बाहर आया है, आप उसको ठंडे इन्वायरमेंट में ऐसे लिटा दो, उसको कोई कपड़े भी ना पहनाओ, कोई ब्लैंकेट ना बनाओ, तो बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। तो आपने किसी तरह उसको गर्म रखना है बच्चे को। ठीक है। तो सबसे पहले गर्म रखने के लिए आपको पता है कि हम उसको क्या करते हैं कि हमने 2 कपड़े रखे हुए थे पास, एक उसको ड्राई करने के लिए, बच्चे को जो गीला हुआ होता है उसके ऊपर सारा मेकोनियम लगा होता है, उसको सारा हमने ड्राई करना है। उसके बाद जो रूम टेम्परेचर हमारा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, उसका 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि गर्म कमरा होना चाहिए। फिर हमारे पास एक इक्विपमेंट आपको अगर याद हो, वार्मर था, रेडिएंट वार्मर, उससे हम जो है बच्चे को वार्म रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है कैंगरू मदर केयर, उसके थ्रू हम जो है बच्चे को वार्म रख सकते हैं कि मदर के पास अगर बच्चा हो, मदर की चेस्ट के ऊपर, जैसे बच्चा पैदा हो मदर की चेस्ट के ऊपर लटा दो तो एक बच्चे को वार्म इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे को वार्म रख सकते हैं। सबसे पहले हम उसको ड्राई करेंगे,
फिर हम उसका टेम्परेचर देखेंगे, रूम टेम्परेचर कि वो 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि मदर चेस्ट पोजीशन, ठीक है, कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड हो। और चौथी चीज़ है रेडिएंट वार्मर। ये 4 चीज़ें हैं, रूम टेम्परेचर, मदर के ऊपर बच्चा लेटा हुआ है, रेडिएंट वार्मर और ड्राई करना है उसको। इससे हम बच्चे की हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं, उसको वार्म रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने उसकी एयरवे ओपन करनी है, ठीक है, एयरवे ओपन करनी है। तो बच्चे की सबसे पहले हमने पोजीशन जो है ना वो सेट करनी है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में सबसे पहले ए आता है। हमने उसकी एयरवे देखनी है कि कहीं वो कहीं से ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है। कैसे? हमने सबसे पहले बच्चे की स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन कर देनी है, ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंडेड, ना ज़्यादा एक्सटेंडेड ना फ्लेक्शन। एक्सटेंडेड से क्या होगा कि उसकी थोड़ी सी एयरवे ओपन हो जाएगी और एयर साफ़ हो जाएगी। फिर एक्सटेंडेड पोजीशन करके हमने क्या किया कि हमने वो जो शक्कर होता है ना, शक्कर हमने रखा होता है, उससे पहले बच्चे के मुंह के अंदर डालते हैं, उसकी सारी जो सेक्रीशंस होती हैं वो सक कर लेता है वो, और फिर हम उसके नाक के अंदर डालते हैं, जो भी उसकी नाक में सेक्रीशंस होती हैं वो सारी निकल जाती हैं, लाइक मिकोनियम है, ब्लड है, वो सारा गले में उसके फंसा होगा या नाक में फंसा होगा, वो हमारा सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसकी एम्बू बैगिंग करेंगे, वो आगे हमारा होगा कि एम्बू बैग हम लगा देते हैं जिससे उसको सांस मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है कि जब बच्चे के अंदर ये पोजीशन है, स्निफिंग डॉग पोजीशन हम इसको कहते हैं, ये नॉर्मल है, करेक्ट पोजीशन, स्लाइटली एक्सटेंडेड कर दिया ताकि एयरवे खुल जाए। हमने पहले मुंह के अंदर हमने शक्कर डाला और फिर नाक के अंदर जितनी भी सेक्रीशंस हैं वो सारी बाहर आ जाएं, तो इससे क्या होगा, बच्चे की एयरवे जो है वो सिक्योर हो जाएगी। फिर ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है कि बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो सोल्स होते हैं और सोल्स होते हैं, ठीक है, बच्चे के पाँव के नीचे जो है हम ऐसे स्टिमुलेशन देते हैं उंगलियों के साथ, ठीक है, या फिर बच्चे की जो बैक होती है वहाँ पे हम थोड़ी सी रबिंग करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को होश आ जाती है, अच्छा मैंने सांस लेना है, ठीक है, तो वो सांस लेना शुरू करता है। तो स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन, हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं ऑन द सोल्स ऑफ फीट एंड इन्फेंट्स बैक, ठीक है। फिर अगर बच्चे को ब्रीदिंग फिर भी मतलब नहीं आ रही, तो फिर हम उसकी इक्विपमेंट्स की तरफ जाते हैं। वो क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो कि मैंने आपको बताया था सेकेंडरी अपनिया में आप देते हो, और बैग और मास्क। वो बैग और मास्क कैसे लगाते हैं वो मैंने पीछे आपको पिक्चर दिखा दिया। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को आपने मेंटेन करना है। सर्कुलेशन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, चेस्ट की कंप्रेशन से और मेडिकेशन से। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। मैंने आपको बताया सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को एवेलुएट किया, सारी इक्विपमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर जैसे बच्चा बाहर आया, आपने उसका हार्ट रेट देख लिया, उसका कलर देख लिया, उसका रेस्पिरेशन देख ली, ठीक है, हार्ट रेट देख लिया, कलर देख लिया और रेस्पिरेशन देख ली। फिर आपने उसका हीट लॉस प्रिवेंट किया 4 तरह से मैंने आपको बताया। फिर आपने उसकी ABC मेंटेन की। ABC में एयरवे में आपने क्या किया, उसकी पोजीशन और उसको सक्शन की। ब्रीदिंग में आपने क्या किया, उसको जो है वो स्टिमुलेशन किया टैक्टाइल, और उसको जो है एम्बू बैग वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दी। सी में सर्कुलेशन, आपने उसको जो है मेडिकेशंस दी, और इसके अलावा आपने उसको जो है वो चेस्ट कंप्रेशंस की, ठीक है। अब हमारा जो है ये आएगा, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि डिसीजंस एंड एक्शंस, उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट का बताएंगे, फिर हार्ट रेट का बताएंगे, इन चीज़ों का बताएंगे, ठीक है। डिसीजंस एंड एक्शंस के जो भी बच्चा पैदा होता है, आपने ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। वो क्या है, उसकी पोजीशन जो मैंने आपको बताई क्या होनी है, स्लाइटली एक्सटेंडेड, उसकी गर्दन को थोड़ा ऐसा एक्सटेंड करना है, सक्शनिंग करनी ही करनी है, तो पोजीशनिंग और सक्शनिंग आपने करनी ही करनी है, फ्रॉम द नोज़ फ्रॉम द माउथ। फिर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन कहाँ पे की थी, उसके पाँवों के नीचे और उसकी बैक पे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। ये हर बच्चे में आपने करनी है, पोजीशनिंग, सक्शनिंग और स्टिमुलेशन, PSS, ठीक है।
फर्दर रिससिटेशन के जो स्टेप्स हैं उसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट और कलर। बारी बारी हम देखेंगे हमने कैसे रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट और कलर को देखना है। ठीक है, सबसे पहले है रेस्पिरेटरी एफर्ट। पोजीशनिंग, सक्शनिंग और स्टिमुलेशन के बाद आपने देखना है कि क्या बच्चे की रेस्पिरेटरी एफर्ट है, यस और नो। अगर है, हाँ रेस्पिरेशन कर रहा है बच्चा, सांस ले रहा है, ब्रीदिंग वहाँ पर है, ब्रीदिंग कर रहा है, फिर आपने देखना है उसका हार्ट रेट, मतलब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाना है, जो कि मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज़ होती है रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेशन, दूसरी चीज़ है हार्ट रेट, तीसरी चीज़ है कलर। अगर ये ठीक है तो आपने हार्ट रेट की तरफ चला जाना है, ये ठीक है तो आपने कलर की तरफ चला जाना है, और फिर आपने लेबल कर देना हाँ बच्चा ठीक है। अगर रेस्पिरेशन ठीक है तो मैंने आपको बताया ब्रीदिंग वो नॉर्मल कर रहा है, तो आपने हार्ट रेट की तरफ चला जाना है। हार्ट रेट में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर रेस्पिरेशन ठीक नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे, आप सबसे पहले रेस्पिरेशन को ठीक करोगे। ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि अगर रेस्पिरेशन है तो आप हार्ट रेट की तरफ चेक करोगे, अगर रेस्पिरेशन नहीं है फिर आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोगे विद बैग एंड मास्क। वेंटिलेशन कितनी होनी चाहिए? 40 टू 60 पर मिनट, और प्रेशर जो है 1 मिनट में 40 टू 60, और प्रेशर कितना है 25 टू 30 सेंटीमीटर वाटर इन टर्म बेबीज। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर वाटर। तो ये हमारा है, पहले प्रेशर जो है इनिशियल 25 टू 30 था, उसके बाद कम करके उसको 15 टू 20 पे ले आते हैं, और लो बर्थ बेबीज़ के लिए लो प्रेशर। ठीक है, अब वैसे तो हम बच्चा अगर रेस्पिरेशन नहीं कर रहा तो उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं विद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, जिसमें प्रेशर मैंने आपको बताया कितना देते हैं, पहले ज़्यादा देते हैं फिर कम करते हैं। लो बर्थ बेबीज़ के लिए कम होता है, 1 मिनट के अंदर 40 टू 60 ब्रेथ्स होनी चाहिए। ये हमारी होगी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। लेकिन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको वेंटिलेशन के साथ साथ ईटीटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उन्होंने आपको बताया है कि जिनकी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से काम नहीं बन रहा, उससे उनकी सांस नहीं आ रही, उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोलॉन्ग चाहिए, उनको डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। ठीक है, इसके अलावा प्री टर्म इन्फेंट्स हैं, इसके अलावा उनको जो है थिक मेकोनियम की वजह से इंट्यूबेशन चाहिए। ठीक है, या तो ये चीज़ें याद रख लें कि उनको मतलब जो हमने पीछे दिया है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, या उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, या प्री टर्म इन्फेंट है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, या थिक मेकोनियम है, तो उस केस में हम उसको ईटीटी पास कर देते हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट से हम हार्ट रेट से कंटिन्यू करते हैं।